बैक नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चलिए आज वाचन करते हैं कहानी धुलाई वाली का। धुलाई वाली लेखिका इसकी है राजेंद्र बाला घोष, जिनका कि जो नाम है उपनाम और क्या है बंग महिला इन्हें कहा जाता है प्यार से। तो धुलाई वाली कहानी का वाचन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। देखिए, शुरू करने से पहले दो चार बातें जान लेते हैं। दो चार बातें जानना जरूरी है। धुलाई वाली कहानी 1907 में प्रकाशित हुई थी। पत्रिका का नाम क्या है? सरस्वती पत्रिका। देखिए, लिखा थोड़ा सा बढ़िया से अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा जा रहा है, फिर भी आप ध्यान से सुनिए और देखिए, ठीक है। 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये तो बातें रहीं। और यह कहानी कैसी है? मनोरंजन प्रधान कहानी है। और इसमें दो चार बातें और जान लीजिए कि यह कहानी कहाँ से शुरू होती है। यह पूछा जा चुका है। काशी यानी वाराणसी यानी बनारस से शुरू होती है। बनारस से दशाश्वमेध घाट से कहानी शुरू होती है और ख़त्म कहाँ होती है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज, जिसका आज नाम है। तो इलाहाबाद में ख़त्म, बनारस में शुरू। यह तथ्य याद रखिए। और यह मनोरंजन प्रधान कहानी है। इसमें जो दुलाई वाली जो बनती हैं उसको याद रखिए। जो नवल किशोर है वह दुलाई वाली बनती है। ऐसा ही मतलब कि सफ़ेद दुपट्टा टाइप का ओढ़ के दुलाई वाले ढक लेती हैं। मतलब मजाक किया गया है नवल किशोर के द्वारा। नवल किशोर ने दुलाई वाली का किरदार निभाया इसमें, और नवल किशोर के द्वारा बंसीधर के साथ इसमें वह मजाक किया गया है ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखिए, प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो इसमें हो गए आपके नवल किशोर, ठीक। नवल किशोर हैं और यहीं बने हैं दुलाई वाली। तो यहाँ से पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि दुलाई वाला कौन बना है? नवल किशोर। इसके बाद वंशीधर हैं। कौन? वंशीधर हैं, ठीक है। वंशीधर के बाद जानकी हैं। जानकी कौन है? वंशीधर की पत्नी है। जानकी कौन है? वंशीधर की पत्नी है। और इसके बाद आपका सीता है। सीता कौन है? सीता यानी कि इनकी साली है वंशीधर की, और जानकी की बहन। जानकी की बहन है सीता, और सीता की उम्र कितनी है? 10 वर्ष। कितना? 10 ईयर्स। और यह पूछा जा चुका है, ठीक है। इतनी बातें हमने जान ली। तो एक बार इसको हम रिवाइज कर देते हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ दुलाई वाली कहानी। लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुआ। प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो नवल किशोर, जो कि दुलाई वाले बने हैं। इसके बाद वंशीधर हैं। वंशीधर के बाद वंशीधर की पत्नी जानकी, ठीक। जानकी की बहन कौन है? सीता की उम्र कितनी है? 10 साल। और सीता कौन है? वही जानकी की बहन या फिर वंशीधर की साली कह सकते हैं, ठीक है। और यह कहानी शुरू होती है काशी शुरू होती है वाराणसी से, और ख़त्म होती है प्रयागराज यानी इलाहाबाद पे। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा गया तो आप ज़रूर बता सकते हैं, और पूछा जा चुका है कि कहानी कहाँ शुरू होती है और सीता की उम्र कितनी थी। तो आइए इसका वाचन करते हैं। वाचन करते हुए प्रमुख चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे कि कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट पूछी जा सकने वाली है। तो शुरू करते हैं। कापी पेन लेके आप तैयार भी रह सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे लाइन नोट करने वाला, वहाँ नोट कर सकते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया, मतलब यह सब जो है ना स्थान आया है, उसको भी याद करते हुए चले, लिखते हुए चले। पूछा जा सकता है कि इस कहानी में ये कौन मतलब कि यदि जो वाक्यों में देता है कि इसमें से सत्य कथनों को छाटिए या असत्य कथनों को छाटिए, वहाँ पे दे दिया गोदौलिया के स्थान पे और कोई दे दिया, मैदागिन दे दिया, चौका घाट दे दिया, या फिर दशाश्वमेध घाट दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो स्थान को ज़रूर याद रखें। गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की तरह दे सकता है सिगरेट बीड़ी, तो सुरती भी याद रखें। सुरती की गोलियों की कई डिबिया और एक सूंघनी की पुड़िया थी। मतलब इसमें से हमें मतलब कि जो कहानी है छोटी रहती है, तो इस कहानी को आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ पे PDF से भी पढ़ सकते हैं। बाकी hindismay.com HINDISAMAY.com पे भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए चलिएगा। एक मैली सी तौलिया लपेटे हुए
भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियाँ और सूगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे, याद रखिए 11 बजे। गोदौलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे पुराने मकान में वह जा घुसा। ठीक है। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी, यानी कि रहने योग्य थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ, मतलब कि तेजी से, ये होता है ना, धड़धड़ा के चल दिए, धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया और वहाँ की एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी जो उसके हाथ में थी। सुंघनी की पुड़िया, डिबिया, सुरती उड़ती, चुन्ना सुरती चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। तो वही सीता है, यानी इसकी साली, अपनी बहन यानी कि अपनी पत्नी को बुलाने के लिए कह रहा है। अच्छा कहकर सीता गई, और सीता की उम्र कितनी है, 10 साल हमने बताया। कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर और झुझला कर बोली, आज ही जाना होगा? आज ही जाना होगा? यह क्यों भला, आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। यही नवल किशोर दुलाई वाले, इनके मतलब बताया जाएगा कि आगे क्या है, इनके मित्र हैं कलकत्ते से। ठीक है, पूछा जा सकता है कि नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे। वाक्यांशों में भी मतलब अधिकतर चांस है कि वाक्यों में आपको दे, असत्य कथनों को छाड़ने के लिए कथनों में। तो नवल किशोर दिल्ली से आ रहे थे दे देगा, तो फिर आपको यहाँ पे यदि आप ध्यान नहीं दिए तो गलत कर देंगे। तो नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे, कलकत्ते से। और यह भी दे सकता है कि दुलाई वाली कहानी में किस किस शहरों का जिक्र है, कलकत्ता, आगरा, दिल्ली, मुंबई, बनारस, काशी, प्रयागराज, और एक ऐसा दे देगा कि उसमें नहीं रहेगा। आगरे से अपनी नई बहू को साथ ला रहे हैं, आगरे से अपनी नई बहू को साथ ला रहे हैं, आ रहे हैं कलकत्ते से। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशारा किया है। हम सब लोग मुगल सराय स्टेशन का भी नाम आया है, इम्पोर्टेंट है। मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। ठीक है, मुगल सराय वहीं बनारस के जस्ट बगल में पंडित दीनदयाल स्टेशन अब इसका नाम हो गया है। इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी में मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूध कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में, मतलब इसको देखिए, गौर कीजिए। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी, कितने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो अपनी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगे। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लगी, मतलब रोने लगी। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, अब इनका परिचय दिया जा रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के। बनारस में ससुराल है, बनारस में ससुराल है तो वहीं विदा करने आए हैं। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले और साली वहीं आपकी सीता है, और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, दूर के मतलब नाते में ममेरे भाई लगते हैं नवल किशोर। दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, मतलब भाई से ज़्यादा क्या है, मित्रता है। दोनों में गहरी मित्रता है और दोनों एक जान दो कालिब हैं। ठीक,
मतलब बहुत ही गहरी दोस्ती है। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। 10 साल की है तो रोने ही लगेगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती। 1 बजने पर स्टेशन जाने, कितने बजने पर? 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ियाँ इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। बाप नहीं है, मतलब कि कौन कौन है यहाँ से भी दिया पूछा जा सकता है। सीता है, सीता की बहन है, सीता का भाई है और एक सास है। मतलब कि ससुर मर चुके हैं, मतलब ससुर इनके बंशीधर के, और सीता के तो पिताजी मर चुके हैं। पैसों वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? एक कहार, मतलब छूछा जिसके पास पैसा नहीं है कौन पूछता है, पैसे वालों को तो सब पूछते हैं। एक कहारिन है सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। साले राम मतलब साला जो उनका है बंशीधर का और जानकी का भाई, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं, यानी बीमार रहते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती। देख रहे हैं भौकाल इनका, देख रहे हैं। पैसा बचाना भी चाहते हैं, पैसा है भी नहीं, और भौकाल भी बनाना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि भले घर की स्त्रियां तो इक्के की सवारी पे जाती नहीं, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया मांगा, कितना मांगा पूछा जा सकता है कि गाड़ी वाले ने बंशीधर से कितना रुपया मांगा, तो 1.5 रुपया। तब बंशीधर ने कहा चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोते हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी देवी की रुलाई भी कम होती गई। सोच रहे हैं घर पे माँ के सामने तेज रो रहे थे, फिर धीरे धीरे कम हो गई, होता ही है। सिकरौल के स्टेशन, मतलब यहाँ पे सिकरौल स्टेशन भी आया है। यह भी आज के जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें यह भी याद रखना है, सिकरौल स्टेशन भी आया है कहानी में, इतना याद रखना है। सिकरौल स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस स्टेशन पे पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी, यानी कि जो उसका रुलाई था वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। तो कौन सा स्टेशन? सिकरौल स्टेशन। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी है ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना नहीं रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी में पैसा, मतलब अपने देश का लेंगे तो अपने देश में रहेगा। लेने से दाम लगेगा सही, मतलब थोड़ा सा महंगा भी रहे या जितना भी रहे उतने में ही मिले, लेकिन पैसा तो अपने देश में रहेगा। कहने का मतलब वही है। जानकी जरा भवें टेढ़ी करके बोली। भवें टेढ़ी मतलब ऊपर के जो आँख के ऊपर भवें रहती है। ओ धोती तो धोती, पहनने से काम क्या बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर कर बोले अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो, मतलब अकड़ रहे थे कि अब तुम हमको बताओगे इक्के वाले के सामने। इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। ठीक, इधर से मतलब बनारस से गए, इधर राजघाट का पुल पार करके गंगा नदी के ऊपर वाला मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांग कर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। पुल के ऊपर से दूसरे प्लेटफार्म में गए। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे।
यह उस छोर से उस छोर तक टालते रहें कि यहाँ पे आए हैं नवल किशोर मुगल सराय, वहीं से साथ में चला जाएगा इलाहाबाद के लिए, क्योंकि उनको इलाहाबाद ही जाना था अपनी पत्नी को बनारस से विदा करके लेकर। तो सोचे कि साथ साथ ही चलेंगे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा, मुसाफिर अपने अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी यानी कि रेलगाड़ी, रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं नवल मतलब नवल किशोर का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, मतलब कई बार दोहरा के देख रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। भीतर घुस घुस कर देखे, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बी को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी कि बहुत, और आप ना आया, मतलब कि उस समय लिखा कि जल्द से जल्द पहुँचो, तुरंत पहुँचो, लेकिन अपने ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी यानी कि महिला बोगी में बिठाया। वो पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। उनको मतलब बैठा दिए वो महिला वाले में, फिर बगल वाले में अपने बैठ गए। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। ठीक है, मतलब पहले से ही भरा था तो फिर उनको तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। ठीक, समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशनों पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। अब कहाँ पे पहुंची? मतलब वहीं बंसीधर मन में सोच रहे हैं नवल के बारे में, नवल के बातों के बारे में। यही सोचते सोचते बातों ही बातों में गाड़ी कहाँ पहुंची? मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर का भी जिक्र इसमें आया है। जाहिर सी बात है कि बनारस से गाड़ी चलेगी इलाहाबाद के लिए तो मिर्ज़ापुर तो पड़ेगा ही। मिर्ज़ापुर में पेट राम यानी कि भूख लगी। पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर से ने बनारस छोड़ा था। जल्दी जल्दी में बिना खाए ही चल दिए थे बनारस से, तो अब उनको लगा कि पेट पूजा किया जाए, यानी खाना पीना कुछ खाया जाए। इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया, मतलब सीधे पेट में पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट करती हैं कि ये नहीं खाएंगे, पूड़ी ले ली, सब्जी नहीं, ये नहीं, वह नहीं। तो सोचे कि उनसे पूछ के क्या खाएंगे तभी लेंगे। वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती, वैसे भी नहीं खाती थी रेल पे जानकी। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौट कर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डेढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। ठीक, उनके कमरे के पास वाले कमरे में बगल वाले ही बोगी में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, मतलब पूरा एकदम घूंघट लटका के बैठी थी। सिर झुकाए थी, हाथ लंबा घूंघट काढ़े, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर इसके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटे बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे, यानी प्लेटफार्म पर भी ज़्यादा लोग नहीं थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां थी। प्रौढ़ा मतलब कि वहीं बुढ़िया लोग थी, ग्रामीण, वो भी गांव की। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही अइलन, ओ देखो रोवल करत हैं। दूसरी मतलब भोजपुरिया वाला इलाका है ना, तो सही बोल रहे हैं। देखा इनकर मनई तो नाही अइलन, हो देखो रोवल करत हैं, मतलब कि उनके आदमी नहीं आए, उनके हस्बैंड नहीं आए और उनको देखो
वह हमेशा रो रही हैं। दूसरी ओर दूसरी गाड़ी में बैठे हुई हैं। फिर बोली कि हो सकता है कि दूसरी गाड़ी में दूसरी गाड़ी में बैठे हों, पहली यदि छूट गई तो। पहली बोली, दूर बौरही ई जनानी गाड़ी थेड़े हैं। तो वहीं कह रही है कि ये जनानी गाड़ी थोड़ी है कि मतलब कि दूसरे गाड़ी में बैठेंगे। फिर दूसरी बोली, तऊ हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जापुरा चढ़ी हो न। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। तो वही पूछ रहे हैं कि किस गांव उतरोगी बेटा, मिर्ज़ापुर चढ़ी हो ना। तब पहली बोली, हट हम पूछिला, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो, इलाहाबाद। तो पहली पूछ रही है कि रुको हम पूछते हैं कहाँ उतरोगी, इलाहाबाद। फिर दूसरी बोली, मतलब दो जो प्रौढ़ महिलाएं हैं, जो बुढ़िया लोग हैं, वहाँ आपस में बात कर रहे हैं और उससे पूछ भी रही हैं, जो पूरा मतलब साड़ी पहन के अच्छे से पूरा घूंघट काट के बैठी है। फिर रोने लगी। दूसरी पूछ रही, इलाहाबाद कौन गांव है गोइया, यानी कि इलाहाबाद में कौन सा गांव है। पहली बोली, अरे ना ही जन लू, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जालन। यानी कि पहली बोली कि अरे ना नहीं जानती हो, प्रयाग यानी प्रयागराज, जहाँ के लोग मकर संक्रांति नहाने जाते हैं। दूसरी बोली, भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले कहे के नहीं, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहा चुकल है, ऐसे हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा, तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। तो वही कह रही कि अरे काहे नहीं जानते, क्यों नहीं जानते हम प्रयागराज को, और वहाँ पे तुम्हारे कृपा से हम 5 बार धर्म के नाम पे मतलब कि 4 बार तुम्हारे कृपा से हम वहाँ पे नहाने जा चुके हैं, सोमवारी और कई बार जा चुके हैं, और इस बार हम काशी नहाने गए थे। पहली बोल रही, आवे जाए के तो सब औता जात बटले बाटन, फोन यह शायद तो बेचारों विपद में पड़ल बाटिन ना। यानी कि जो पहली महिला है, बुढ़िया बोल रही है कि आवा जाएगा तो सबके लगा ही है, आना जाना सब को लगा ही रहता है, लेकिन इस बार जो यह बेचारी विपद में यानी विपत्ति में पड़ी है। हे हम पंचा है, राजघाट टिकस कटौली, मंगल के सराय उतरली, हो दून पर चढ़ली। तो वही कह रही है कि हम कहाँ से, राजघाट से टिकट कटाएं और फिर मुगल सराय से चढ़ी हूँ। दूसरी बोली, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरों मोरे संग रही, दकौनो टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से कि जुरैथे गड़िया खुलल, अब भैया उगरा फाड़ नरिया, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहिना नाती, दहिजरा नाती मतलब दहिना नाती काहे के खड़ी हो। कहने का मतलब वही है कि जो दूसरी बुढ़िया कह रही है कि एक बार ऐसा हुआ था कि हम थे और मेरे संग और भी एक बार वो आ रही थी और एक और उनके साथ थी। उसके बाद कोई था जो स्टेशनिया पर उकर मालिकवा उतरन, ठीक है, उसके साथ थे और एक स्टेशन पे उसके मालिक उतरे और उतरते ही क्या हुई कि गाड़ी चल दी और फिर वह चिल्लाने लगा कि अरे गाड़ी रोको, लेकिन रेलगाड़ी मतलब ट्रेन जो है वो क्यों गाड़ी रोकने वाली थी, क्यों रोकती, किसके लिए रोकती, वह चल दी तो चल दी, गरिया भी रही हैं दहियरा के नाते। पहली बोली, वो मेहरुआ बड़ी उजबक रहला, भला केहू के चिल्लाए से रेलिया कहीं खड़ी होला। तो वह कहा था पहली बुढ़िया कि वो मेहरुआ बहुत ही उजड टाइप के थी, भला केहू के चिल्लाने से रेलगाड़ी रुकने वाली है। इसकी बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। होता है ना कि एक बार ऐसा हुआ था, एक बार वैसा हुआ था, एक बार वैसा हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। तो वहीं बात में बात चलने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती कि बेचारी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय कि नहीं,
पूछ रही है कि टिकट तुम्हारे पास है कि नहीं, पास है कि नहीं। हे साहबा सुनी तो कलकत्ते ताय ताई ले मुसलिया ले, अरे इहो त नाही के दूर की आवत रहले न, फरागत के बदे उतार दली। कहने का मतलब कि टिकट है कि नहीं, यदि वो मतलब टिकट वाला चेक कर लिया तो पूरा कलकत्ता से लेके यहाँ तक का टिकट, भले ही मुगल सराय से चढ़ी ट्रेन जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से लेके यहाँ तक भाड़ा वसूल करेगा। चौथी, हम तो इनके संग के आदमी के देखबो ना की हो गइया, मतलब वो कह रही है कि हम इनके साथ के आदमी को देखे भी नहीं। तीसरी कह रही है हम देखे रही सो मजे का टोपी देहले रहलन। तो तीसरी बोल रही कि हम देखे थे वो बहुत चौचक मतलब अच्छे से टोपी लगाए थे। मजे का मतलब मजे का मतलब चौचा का रूप से एकदम टोपी अच्छे से लगाए थे। इस तरह की बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तर गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठिकाने इनके ठहरने के स्थान पर पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वागधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ यह बात तो आप भली कही, ना ही भैया हम पंचे काहे के केहू से कहीं, अरे एक एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बा इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो उस बेचारी का सहारा मिलते ही देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। वहीं तो थे दुलाई वाली, वहीं तो थे नवल किशोर। तो पिछले कमरे मतलब कि बगल वाले कमरे में बैठे थी, वही नहीं बोले। बाकी सब लोग कुछ ना कुछ बोले थे कि उनके साथ क्या हुआ, या कोई जो है अपनी अपनी बात कही थे। कोई उसके लिए दुख प्रकट किया, कोई खुश हुआ, कोई ऐसा किया, कोई वैसा किया, कोई अपनी कहानी बताई। तो वही नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। कि मतलब कि एक तो घूंघट से ओढ़े, फिर फटाक से मौका पाते ही घूंघट से आंख निकाल के देख लेती है, फिर छुप जाती है। तो देखने में तो लग रही थी कि भले घर की, लेकिन उसके हरकतों से लग रहा था कि भला घर की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उसमें भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। तो नैनी का भी जिक्र आया है। ठीक, नैनी इलाहाबाद में ही है, 2-3 स्टेशन है, नैनी, प्रयागराज, इलाहाबाद जंक्शन। ठीक है, प्रयाग। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया जो केहू बिना टिकट के आवत होए तो ओकर का सजा होला। यानी जो बिना किसी टिकट के आता है, बिना टिकट के आता है, उसका क्या सजा होता है। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देहलन और अपना अपुआ तउन टिकट लेके चल देलन। यानी कि वह बुढ़िया कह रही है कि अब उनके साथ की अशिक्षिता स्त्रियों ने, मतलब कई लोग कह रही हैं, ये जो मेहरारू लोग, स्त्री लोग, कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। उनके मर्द को, उनको ये नहीं कि बैठा दिए, टिकट नहीं दिए, उनको बैठा के टिकट दे देना चाहिए था। उनको बैठा के चल दिए अपने आप, टिकट भी नहीं दिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफूचक्कर हो जाएंगे। मतलब जब बंशीधर बोले कि मैं इनके साथ उतर जाऊंगा और जिसको होगा वह भी इनके साथ रहे, एक आध लोग तो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है दूसरी गाड़ी से इनके साथ वाले आए और यदि पता चल जाए तो मैं इनके घर पे भी पहुंचा सकता हूं जहां पे ये जाना चाहती हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वंशीधर को देखकर कि यह इनकी चाल है और वंशीधर जेवर छीनकर रफूचक्कर हो जाना चाहते हैं। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा, यानी कि उसको मतलब कि शक हुआ कि जेवर वर छीनने के चक्कर में है।
इसके बाद पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर, यानी कि एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो, यानी कि जो दुलाई ओढ़े थे, जो घूंघट काढ़ के ओढ़े थे, जो रो रही थी उनको। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर दोनों उतर गए। बुढ़िया भी उतर गई और उसके पास फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर जो रो रही थी, आप जानकी को उतारने गए। फिर दूसरे जो बगल वाले महिला बोगी में से उनकी पत्नी जानकी थी, उनको उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़ी हो। जानकी सब बता दिए कि ऐसी ऐसी बात है, वो बेचारी फंस गई है, उसका जो पति था वह नहीं दिख रहा है, छूट गया है, ये रो रही है, सब बताए होंगे। तो जानकी बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। जानकी और भद्र महिला को, जो उसकी पत्नी थी, रो रही थी, जो बंशीधर के जाते हुए बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा हुआ, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते जा रहे हैं। मतलब कि एक तो बुढ़िया को जो रखे थे, जिसको इलाहाबाद रुकना था कि देखते रहो हम आ रहे हैं उतार के जानकी को, तब तक आए तो बुढ़िया भी गायब थी। तो जानकी को बैठाकर उसके महिला के साथ स्टेशन मास्टर को खबर देने गए कि ऐसी ऐसी बात है। तब फिर स्टेशन मास्टर के पास से आए तो ये दोनों सब गायब, कोई नहीं दिख रहा है। तो वही कह रहे हैं कि कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाले को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, बंशीधर कह रहे। इतना कहना ही था कि दुलाई के मुंह से खोलकर नवल किशोर खिलखिलाकर हंस पड़े, खिलखिला उठे। अरे यह क्या, यह सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा, बंशीधर करें। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। जब वह नीचे उतर कर वहीं खा पी रहे थे, तभी जाकर उनके बोगी में जा बैठे। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, आप चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सब सुनकर बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या होता, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही क्या है। मतलब तुरंत वो तो टिकट लिए ही थे, ऐसा होता तो तुरंत दिखा देते। मतलब कि ओढ़े थे 4 हाथ की दुलाई, जो अपना सर झुकाए थे, उसको हटा देते, पता चल जाता। तो वही कह रहे हैं कि मैं थोड़े ही मर गया था, मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही क्या। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे, इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे। यानी कि बंशीधर अपनी पत्नी, नई बहू को, बहू मतलब उसी की पत्नी, नवल किशोर की पत्नी, जो कि नवल किशोर दुलाई वाली बने थे, और बंशीधर की पत्नी जानकी, यानी कि दोनों अपनी अपनी घरवाली को राजी खुशी
लेकर घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। यह कह रही है कौन? राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। तो यहाँ पे यह कहानी हुई समाप्त और मुझे भी छुट्टी मिली इस कहानी से। और आप चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। और यह बता दीजिए कि कैसा लगा, कैसे बताएंगे, कमेंट के माध्यम से बताइए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से जुड़कर भी आप महत्वपूर्ण PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको यह कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज की कहानी यहीं तक। कहानी दुलाई वाली समाप्त हुआ। वाचन स्वरावनीश।